हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की होम साइंस। प्रश्न पत्र का नेम है उन्नत पोषण एवं मानव विकास। आपको बता दूं फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आज आपका एग्जाम होने वाला है, फटाफट से क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, खंड आ अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद हो। वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माण तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करता है, संतुलित आहार कहलाता है। फिर से देखिएगा एक बार, संतुलित आहार की परिभाषा क्या है। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद हो। उसे क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, यानी हमारे शरीर की जिस ऊर्जा की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करे, शरीर के निर्माण तत्वों की आवश्यकता और नियामक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करता है, संतुलित आहार कहलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पोषण की परिभाषा दीजिए। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। उससे जो है ये पोषण की परिभाषा है। फिर से एक बार देखिए पोषण की परिभाषा। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थ को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पोषक तत्व। भोजन के अंदर विद्यमान वे सभी तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हो, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण और छठा है जल। फिर से देखिएगा पोषक तत्व क्या है। भोजन के अंदर विद्यमान हुए सभी तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व 6 होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण और छठा है जल। क्वेश्चन नंबर 4, आरडीए। आरडीए का तात्पर्य पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा है जो बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। कभी कभी आरडीए को रेकमेंडेड डाइटरी इंडेक्स भी कहा जाता है। भारत में आरडीए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा तय किया जाता है। फिर से देखिए आरडीए। आरडीए का तात्पर्य पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा है जो बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। कभी कभी आरडीए को रेकमेंडेड डाइटरी इंटेक भी कहा जाता है। भारत में आरडीए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा तय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आहार नियोजन। आहार नियोजन का अर्थ उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि एवं अरुचियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुसार भोजन का नियोजन करना आहार नियोजन कहलाता है। फिर से देखिए आहार नियोजन। आहार नियोजन का अर्थ है उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अरुचियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना आहार नियोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वास्थ्य की परिभाषा। WHO के अनुसार स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है। केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। WHO के अनुसार बताया गया है स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है। केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। टेबर के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति की वो स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन
समानता सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति की वो स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन समानता सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन की परिभाषा। वो पदार्थ ठोस एवं तरल जिनको कोई व्यक्ति अथवा प्राणी अपने मुख द्वारा शरीर में ग्रहण करता है तथा वो शरीर में जाकर शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, भोजन कहलाता है। फिर से देखिए भोजन की परिभाषा। वो पदार्थ ठोस एवं तरल जिनको कोई व्यक्ति अथवा प्राणी अपने मुख द्वारा शरीर में ग्रहण करता है तथा वो शरीर में जाकर शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, भोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कैलोरी की परिभाषा। 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। कैलोरी को किलो कैलोरी भी कहते हैं तथा इसे सी या KCAL से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैलोरी। फिर से देखिए 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। कैलोरी को किलो कैलोरी भी कहते हैं तथा इसे सी या KCAL से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पूरक आहार। जब शिशु 4 से 5 महीने का हो जाता है तब माता के दूध के अतिरिक्त उसे फलों का रस, पके फलों के गूदे, सब्जियों के सूप, उबली हुई सब्जियां मसलकर, अनाजों के पाउडर पानी या दूध में घोलकर दिया जाता है जिससे उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इन्हें ही पूरक आहार कहा जाता है। संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार आवश्यक होता है। इसे देखिए पूरक आहार। जब शिशु 4 से 5 महीने का हो जाता है तब माता के दूध के अतिरिक्त उसे फलों का रस, पके फलों के गूदे, सब्जियों के सूप, उबली हुई सब्जियां मसलकर, अनाजों के पाउडर पानी या दूध में घोलकर दिया जाता है जिससे उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इन्हें ही पूरक आहार कहा जाता है। संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन BC होता है। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है BC होता है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कोलोस्ट्रम। डिलीवरी प्रसव के बाद जो स्तनों में पहला दूध आता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस दूध को नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं। इसका रंग पीला होता है और ये गाढ़ा होता है। कोलेस्ट्रम में बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण ही इसका रंग पीला होता है। कोलेस्ट्रम। डिलीवरी प्रसव के बाद जो स्तनों में पहला दूध आता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस दूध से नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं। इनका रंग पीला होता है और ये गाढ़ा होता है। कोलेस्ट्रम में बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण ही इसका रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास की परिभाषा। हॉर्लॉक ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है अपितु इनमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास की परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मानव विकास की परिभाषा। हॉर्लॉक ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास की अवस्थाएं। हॉर्लॉक ने मानव विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है जन्म से पूर्व की अवस्था, दूसरा है जन्म के बाद की अवस्था। मानव विकास की अवस्थाएं। हॉर्लॉक ने मानव विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है जन्म से पूर्व की अवस्था, दूसरा है जन्म के बाद की अवस्था। जन्म के पूर्व की अवस्था जो है, पहला है डिंबकाल, दूसरा है भ्रूणकाल, तीसरा है शिशुकाल। और जन्म के बाद की अवस्था, पहला है नवजात काल, दूसरा है शैशवकाल, तीसरा है बाल्यकाल, चौथा है वयःसंधि काल, पांचवा है किशोरावस्था और छठा है प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास का क्षेत्र। मानव विकास के विभिन्न क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास
5वां है क्रियात्मक विकास, 6वां है भाषा विकास, 7वां है नैतिक विकास, 8वां है संज्ञानात्मक विकास, 9वां है व्यक्तित्व विकास, 10वां है सृजनात्मकता का विकास, 11 नंबर है खेल विकास, 12 है स्मृति विकास, 13 है कल्पना शक्ति का विकास, 14 है रुचि का विकास और 15वां है आत्म विकास। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विकासात्मक कार्य। हैबिंग्स हर्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होती है। विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होता है। इस कार्य की सफलता से उसे प्रसन्नता तथा असफलता से दुख प्राप्त होता है और बाद में कार्यों में कठिनाई आती है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य। पहला है व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, दूसरा है दैनिक जीवन के लिए आवश्यक प्रत्ययों का विकास करना, तीसरा है साधारण खेलकूद के लिए आवश्यक शारीरिक कौशलों को सीखना, चौथा है स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृत्तियों का निर्माण करना, पांचवा है अपने हम उम्र साथियों के साथ मेल जोल बनाना सीखना, छठा है लिंग के अनुसार बालक या बालिका के रूप में भूमिका का निर्वाह करना, छठवा है पढ़ने लिखने के लिए बुनियादी कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 17, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास को चालक विकास या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय, गति एवं उनकी शक्ति निहित है। हॉलॉक के अनुसार क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्म के बाद निरर्थक एवं अनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरंग मित्र। जब किशोर एक या दो ऐसे मित्र बनाता है जिसकी रुचियां एवं योग्यताएं समान होती हैं, तो ये एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं और अपने राज की बातें भी साझा करते हैं, तो ऐसे मित्र को अंतरंग मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, साथ ही समूह दबाव। जब मैत्री समूह के लोग अपने मित्र को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं या कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं तो इसे साथी समूह दबाव कहते हैं। साथी समूह दबाव दो रूपों में दिखाई देते हैं, पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 20, वयः संधि अवस्था। वयः संधि अवस्था को यौनोत्सुक या प्यूबर्टी भी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के शब्द प्यूबर्टस से बना है। वह संधि अवस्था से तात्पर्य है संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था। इस अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्ण यौनावस्थुक, दूसरा है यौनोत्सुक अवस्था, तीसरा है उत्तर यौनोत्सुक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 21, महिला सेक्स हार्मोन। महिलाओं में मुख्यतः 2 सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्ण किशोरावस्था। 13 से 16 वर्ष की अवस्था पूर्ण किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में काफी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। यह अवस्था बाहुल्य अवस्था होती है क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होने के कारण समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फेटल एल्कोहल सिंड्रोम। जो महिलाएं गर्भावस्था में एल्कोहल का सेवन करती हैं उनके बच्चों में फेटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, जिससे बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, एड्स। HIV एड्स एक खतरनाक एवं जानलेवा बीमारी है। एड्स से तात्पर्य है उपार्जित प्रतिरक्षा नाशक रोग समूह। यह बीमारी शरीर में HIV वायरस के संक्रमण के कारण होती है। इसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये वायरस मनुष्यों की प्रतिरक्षा को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 25, यौन संचारित रोग। वे रोग जो योनि सेक्स, गुदा सेक्स या ओरल सेक्स द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं यौन संचारित रोग कहलाते हैं। इन्हें गुप्त रोग या रति रोग भी कहा जाता है, जैसे क्लेमाइडिया, सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पीस आदि। क्वेश्चन नंबर 26, टीनएज प्रेगनेंसी। टीनएज प्रेगनेंसी को किशोरावस्था की गर्भावस्था भी कहा जाता है। मासिक धर्म शुरू होने के पश्चात जब 12 से 19 वर्ष की लड़की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करने के बाद गर्भवती हो जाती है तो उसे टीनएज प्रेगनेंसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28, नैतिकता से क्या आशय है? नैतिकता एक ऐसी मानसिक वृत्ति है जो किसी भी परिस्थितियों में व्यक्ति को नैतिक व चारित्रिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है। नैतिकता एक अर्जित गुण है जो परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस और समाज द्वारा सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सुपोषण। भोजन की वो मात्रा तथा प्रकार जिसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व आवश्यक मात्राओं में हो जिससे शारीरिक विकास उचित रूप से हो सके। शारीरिक सुविकसित, स्वस्थ और पुष्ट हो, जिससे शरीर की कार्य क्षमता तथा मानसिक क्षमता में अभिवृद्धि हो तथा जो शरीर को रोग रहित रखकर दीर्घ आयु प्राप्त करने में सहायक हो। क्वेश्चन नंबर 30, पथ्यापत्य। पथ्यापत्य का अर्थ पोषण विज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रबंध के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों अथवा समूहों को उनके विभिन्न आर्थिक स्तर तथा स्वास्थ्य परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए खिलाने की कला तथा विज्ञान का मिश्रण होता है। आहार विज्ञान भोज्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों का उपयोग एवं किसी रोग की अवस्था है जिससे व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य बना रहे तथा किसी रोग की अवस्था को रोकने एवं उनके उपचार में सहायता प्राप्त हो सके। आहार विज्ञान सामान्यतः आहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूपांतर या परिष्कृत रूप है। क्वेश्चन नंबर 31, उपचारात्मक आहार। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है या उसे गंभीर चोट लग जाती है अथवा संक्रमण रोग हो जाता है या चयापचय में बाधा आ जाती है तो उस समय रोगी के शरीर में पौष्टिक तत्वों को शोषित करने की क्षमता भी कम हो जाती है तथा तत्वों की आवश्यकता में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आहार में कुछ परिवर्तन करके उनके आहार को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे रोगी को शक्ति या क्षमता प्राप्त हो तथा रोग का उपचार भी हो सके। किसी व्यक्ति को रोग की स्थिति में अथवा रोग के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे उपचारात्मक आहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्तनपान का महत्व। जन्म के बाद माता का दूध बच्चे का प्रमुख भोजन होता है। यह प्रकृति की देन है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है और उनकी पाचन शक्ति के अनुकूल उपयुक्त समस्त पोषक तत्वों से युक्त जो शिशु के शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है या होते हैं। यह संक्रमण से शिशु की सुरक्षा करता है। माँ का दूध बच्चे को संतुष्टि प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण शालेय अवस्था में पोषण। देश की समृद्धि की बुनियादी शिशु एवं बालक की स्वस्थता पर टिकी हुई है। देश की समृद्धि की बुनियाद शिशु एवं बालक की स्वस्थता पर टिकी हुई है, अतः पूर्ण शालेय बालकों को पोषण की दृष्टि से देखना आवश्यक होता है। इस अवस्था में प्राप्त पोषण तथा अन्य परिस्थितियां उनकी भविष्य निर्माणक होती हैं। पूर्ण शालेय अवस्था बालक के विकास एवं वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। शैशवावस्था के उपरांत पूर्व प्राथमिक बच्चे का स्वास्थ्य एवं विकास उचित पोषण पर ही निर्भर करता है। उचित पोषण से तात्पर्य समस्त भोज्य तत्वों को निर्धारित मात्रा से है। पौष्टिक तत्वों की मात्रा भोज्य पदार्थों की विशिष्ट मात्रा से प्राप्त करनी पड़ती है, अन्यथा बालकों में रोग का संक्रमण होना, वृद्धि एवं विकास में कमी दिखाई पड़ना, चेहरे पर उत्साह और उत्तेजना रहना आदि कई समस्याओं को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में शालेय आहार कार्यक्रम SLP। भारत में भी 1952 में शालेय आहार कार्यक्रम SLP कई शालाओं में प्रारंभ किए गए, किंतु आहार प्राप्ति के साधन और भोज्य संबंधी आदतों में व्यापक भिन्नता के कारण भारत में समान रूप से आयोजित नहीं है। मद्रास में प्रथम बार 1200 हरिजन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में भी प्रोग्राम आरंभ किया गया। आजकल इस योजना से 1 करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें 3 औंस पका हुआ प्रोटीन युक्त उत्तम भोजन जिसे बालाहार कहते हैं प्रत्येक बच्चे को दिया जाता है। इसमें मक्के का आटा 12 औंस, सूजी 1 औंस, सोयाबीन का आटा 1 औंस और दूध का पाउडर 1 औंस मिलाकर उपमा के रूप में दिया जाता है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य प्रत्येक बढ़ते बच्चे को पूर्णतः पौष्टिक तत्व प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 35, किशोरावस्था में आहार। किशोरों के आहार में दूध व दूध से बने पदार्थों की प्रतिदिन कम से कम 4 कप की मात्रा
अवश्य होनी चाहिए। दूध के अभाव में सोयाबीन तथा मूंगफली आदि से प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। भोजन पौष्टिक एवं संतुलित होना चाहिए। तलने व भूनने की क्रियाओं का कम प्रयोग होना चाहिए। मसालों का प्रयोग भी अधिक ना हो तो अच्छा है। भोजन की विविधता भोज्य पदार्थों को तैयार करने की विधियों में आकर्षण को बढ़ाती है। अनाजों के वर्गों को तीनों समय के आहार में शामिल करना आवश्यक है, चाहे वह रोटी, चावल, दलिया, खिचड़ी, मैक्रोनी के रूप में हो या मिठाई, कॉर्नफ्लोर, मठरी, बिस्कुट आदि के रूप में हो। हरी पत्तेदार तरकारियाँ एवं पीली तथा अन्य सब्जियों का भी आहार में विशेष स्थान है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रौढ़ावस्था में पोषण। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपना स्वतंत्र जीवन शुरू कर लेता है और वो अपनी गृहस्थी एवं बच्चों के पालन पोषण की चिंता करता है। उसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना है। कभी कभी अधिक कठिनाइयाँ भी इस समय अधिक होती है, अतः अपने भोजन में कमी करके जैसे तैसे अपनी आय में संतुलन रखते हैं, जिससे वे अपना स्वास्थ्य भी खो बैठते हैं और चिकित्सक व दवाई पर व्यय करने लगते हैं। यदि उन्हें अपने स्वास्थ्य व संतुलित आहार के महत्व का ज्ञान हो जाए, जिससे वे सस्ते खाद्य पदार्थों द्वारा आहार को संतुलित बना सके, तो उनका जीवन अधिक सुखी, सहज एवं संपन्न हो सकेगा। प्रौढ़ावस्था में यद्यपि वृद्धि का विकास नहीं रहता है, प्रौढ़ावस्था में यद्यपि वृद्धि का कार्य नहीं रहता, किंतु टूटे फूटे कोषों की मरम्मत के लिए निर्माणात्मक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता में भिन्नता पाई जाती है, अतः प्रौढ़ावस्था में पोषण एवं आहार की जरूरत व्यक्ति की कार्य स्थिति, लिंग भेद, रहन सहन, मौसम एवं जलवायु आदि पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 37, श्रमिक हेतु प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता। श्रमिक व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। मजदूर के अधिक परिश्रम करने के फलस्वरूप उनकी ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इस वर्ग का व्यक्ति दिन भर कड़ा परिश्रम करता है, जिसके कारण उसके शरीर से अधिक ऊर्जा की खपत हो जाती है। अधिक परिश्रम करने के कारण उसकी आधारीय चयापचय दर भी अधिक हो जाती है, जिससे उसकी कैलोरी की मांग बढ़ जाती है। ICMR 2010 के अनुसार एक पुरुष मजदूर को 3490 और एक महिला मजदूर को 2850 कैलोरी भोजन से प्राप्त करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, गर्भावस्था में विटामिन की आवश्यकता। गर्भावस्था में विटामिन की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार बढ़ जाती है। बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में विटामिन ए की उपस्थिति होती है, अतः इस समय विटामिन ए अधिक मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन ए की कमी से वृद्धि एवं आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है। थायमिन 0.2 मिलीग्राम, 0.3 मिलीग्राम राइबोफ्लोविन व 2 मिलीग्राम नायसिन अतिरिक्त मात्रा में ICMR द्वारा प्रस्तावित है। फोलिक एसिड 50 से 200 माइक्रोग्राम अतिरिक्त मात्रा में आवश्यक है। विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस के अवशोषण के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक है। विटामिन सी रक्त के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये RBC के निर्माण में सहायक है, अतः विटामिन सी आहार में पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 39, संवेगात्मक विकास। नवजात शिशु संसार में असहाय एवं शक्तिहीन प्राणी के रूप में जन्म लेता है। उसको अपनी सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। इस अवस्था में भी बालकों के अंदर कुछ संवेगों का प्रादुर्भाव हो जाता है, जैसे क्रोध, भय, प्रेम। शैशवावस्था में बालक अपनी ईर्ष्या की भावना को रोककर, हाथ पैर पटक कर, बाल खींचकर तथा कपड़े फाड़कर, जमीन पर लौटकर प्रदर्शित करता है। लेकिन बाल्यावस्था में वह बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके अथवा रोकर उसको व्यक्त करता है। किशोरावस्था में ईर्ष्या की भावना कभी कभी प्रतिरोध में भी बदल जाती है। मैकडूगल, स्टाउट तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि संवेग में क्रियात्मक वृत्ति रहती है। भाव जब संवेग का रूप धारण कर लेते हैं तो उनका वेग व्यक्तियों की क्रियाओं में अभिव्यक्त होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है और एक अवस्था में विकसित संज्ञानात्मक रचना आगे आने वाली अवस्थाओं में बदल जाती है। किसी अवस्था विशेष में
बालक के भीतर पाए जाने वाले समस्त ज्ञान, विचार तथा व्यवहारों के संगठन से एक समुच्चय निर्मित होता है, जिसे स्कीमा कहा जाता है। इसमें स्कीमा का विकास बालक द्वारा अर्जित अनुभव एवं परिपक्वता पर अवलंबित होता है। यह संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है स्थूल संक्रिया की अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 41, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्या। लगभग प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी विशेष समस्या रहती है, जिसका संबंध उसके पूर्व के शोषण स्तर से निश्चित रहता है। स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं का प्रभाव पाचन, अभिशोषण, भूख में कमी तथा चयापचय में कमी इत्यादि के रूप में दिखाई देता है, जिसमें पोषक तत्वों की कमी आहार में न होकर पाचन प्रणाली द्वारा शरीर में निर्मित हो जाती है। जोड़ों की बीमारी अथवा गठिया वृद्ध व्यक्ति को बाजार जाने की क्षमता, भोजन पकाने की प्रक्रिया और खा सकने की क्रियाओं को प्रभावित करती है। हार्मोन्स का असंतुलित होना कई समस्याओं को उत्पन्न करता है, जिससे वृद्ध व्यक्ति में पाचन, संस्थान एवं हृदय संबंधी रोग, मोटापा, रक्तहीनता, रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियां विकसित हो जाती हैं। अतः इस अवस्था में इनका उपचार भी साथ साथ किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, बालक का सामाजिक विकास। बालक अपनी आवश्यकताओं हेतु दूसरों पर आश्रित रहता है, क्योंकि बालक जन्म के समय अत्यंत असहाय अवस्था में होता है, लेकिन जैसे जैसे बालक का विकास होता चला जाता है उसमें आत्मनिर्भरता निरंतर बढ़ती जाती है। यद्यपि जीवन भर वह दूसरों की सहायता तथा संपर्क के बिना अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ होता है। प्रत्येक सामाजिक प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। बालक के संपूर्ण विकास पर सामाजिक संपर्क का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस बालक को समाज तथा समूह से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा ही संकुचित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताएं। व्यक्ति की सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हमेशा व्यक्तिगत होती हैं। व्यक्ति के विचारों को किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करते समय प्रत्यक्ष रूप से जाना नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संबंध में हम तभी जान सकते हैं जब वो बोलकर, लिखकर या कार्य संपादित कर हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है। हम स्वयं अपने ही विचारों को सीधे नहीं जान पाते हैं और हम उन्हें उसी प्रकार जानते हैं जिस प्रकार उनके संबंध में अन्य व्यक्तियों की जानकारी होती है। संज्ञान के अंतर्गत अनेक मानसिक प्रक्रियाएं निहित होती हैं, जैसे स्मृति, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, चिंतन आदि। क्वेश्चन नंबर 44, भाषा एवं वाणी। भाषा संप्रेषण का एक लोकप्रिय माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। बालक का सामाजिक विकास भाषा पर ही आधारित होता है। भाषा ही बालकों की ज्ञान वृद्धि करती है। ये विकासात्मक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक मानी जाती है। इसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। वाणी एक प्रकार की भाषा ही है जिसमें ध्वनि अथवा शब्दों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। बालक द्वारा उच्चरित हर ध्वनि वाणी के अंतर्गत नहीं आती है जब तक वह स्नायुपेशीय तंत्र का नियंत्रण विकसित नहीं करता है, जिससे कि स्पष्ट एवं नियंत्रित ध्वनि उत्पन्न हो सके। उसके शाब्दिक उच्चारण केवल ध्वनि मात्र रहते हैं, जिन्हें वाणी नहीं कहा जा सकता। जिन शब्दों का उच्चारण बालक करता है उसका आशय से ज्ञात होना चाहिए तथा जिन वस्तुओं हेतु शब्दों का उच्चारण किया गया है उनसे संबंध स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, ICMR के अनुसार क्रियाशीलता के आधार पर कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? कम क्रियाशील 1875 स्त्री के लिए बताया गया है। सामान्य क्रियाशील 2225 kcal बताया गया है और अत्यधिक क्रियाशील 2925 kcal बताया गया है। और पुरुष के लिए 2425 और सामान्य क्रियाशील पुरुष के लिए 2875 और अत्यधिक क्रियाशील के लिए 3800 kcal/d। क्वेश्चन नंबर 46, गर्भावस्था में कैलोरी तथा प्रोटीन की कितनी मात्रा बढ़ाई जाती है? पहला कैलोरी प्लस 300 kcal/d, प्रोटीन की मात्रा प्लस 15 ग्राम/d। क्वेश्चन नंबर 47, धात्रीवस्था में कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा बताइए। कैलोरी की मात्रा 0 से 6 मंथ में 550 kcal/d, 6 से 12 मंथ में प्लस 400 kcal/d। प्रोटीन की मात्रा बताई गई है 0 से 6 मंथ में प्लस 25 ग्राम पर डे के हिसाब से और 6 से 12 मंथ में 18 ग्राम डे के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 48,
कैलोरी की परिभाषा दीजिए। एक कैलोरी का अर्थ उस ऊर्जा से होता है जो कि 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 अंश सेल्सियस बढ़ा है, उसे वर्ग सी से प्रदर्शित करते हैं। कैलोरी ऊर्जा नापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 49, एक्टोपिक गर्भावस्था क्या है? विरेचन के बाद जब शिशु का विकास गर्भाशय में न होकर फैलोपियन ट्यूब में होने लगता है तो इसको एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। इससे फैलोपियन ट्यूब कटने का डर रहता है। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य बताइए। विकासात्मक कार्य हेविंग्सहर्ट द्वारा दिए गए हैं। पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य, पहला है चलना सीखना, दूसरा है ठोस भोज्य पदार्थ ग्रहण करना सीखना, तीसरा है भाषा सीखना, चौथा है मन मूत्र पर नियंत्रण सीखना, पांचवा है माता पिता भाई बहन व अन्य व्यक्तियों के साथ संवेगात्मक संबंध बनाना। क्वेश्चन नंबर 51, संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने के तरीके बताइए। संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने के तरीके: दमन, शोधन, अध्यवसाय, रेचन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, मार्गांतरीकरण। क्वेश्चन नंबर 52, विकास से क्या समझती है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। हॉलमार्क के अनुसार विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तनशील जो परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होती है। मुनरो ने विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, क्रियात्मक विकास के प्रकार कौन से हैं? क्रियात्मक विकास के प्रकार, पहला है संवेगात्मक विकास, दूसरा है शारीरिक क्रियात्मक विकास। संवेगात्मक विकास 5 संवेदों आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा का विकास। शारीरिक क्रियात्मक विकास, बड़ी पेशियों का विकास जैसे टांगों बाहों का, छोटी पेशियों का विकास जैसे अंगुलियों का। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो है BA द्वितीय वर्ष गृह विज्ञान तृतीय सेमेस्टर जिसका प्रश्न पत्र का नाम है उन्नत पोषण एवं मानव विकास होम साइंस की सीरीज जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।